हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के मैथ के चौथे चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण होते क्या हैं। द्विघात जैसे नाम से यह स्पष्ट है, द्विघात जिसके घात में दो हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा घात दो हो। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, इसमें घात कितना है? दो है, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर -5, तो ये भी है। हमें घात को देखना है, सबसे ज्यादा घात दो है, तो फिर ये द्विघात समीकरण होगा। उसके साथ कोई भी चीज प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये भी है, सबसे ज्यादा घात तो दो ही है, तो ये भी हो जाएगा। एक्स ही नहीं, वाई भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है। अगर ऐसे लिख दिया जाए ए स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी होगा। घात हमें सबसे बड़ी घात देखनी है कि ये जो सबसे बड़ी घात है वो दो होगा, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर ऐसे लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3 प्लस 5x, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात x की 3 आ गई, तो ये नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो ये है द्विघात समीकरण। और समीकरण कहने का मतलब, समीकरण वो चीज है जिसके बराबर जीरो होता है। तो ये सबके बराबर जीरो लिख दें तो ये समीकरण हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। समीकरण बराबर जीरो होता है। और द्विघात का मतलब जिसका सबसे अधिकतम घात दो हो। अब आइए डायरेक्ट हम अपने प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पहले दोनों क्वेश्चन को लिख दिया है, बारी बारी सॉल्व करते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। केवल इसका उत्तर हमें हाँ या नहीं में लिखना है। अगर द्विघात समीकरण होगा तो हाँ लिखना है, और नहीं होगा तो नहीं लिख देना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3। सबसे पहले तो इसको हम जितना ज्यादा से ज्यादा तोड़ सकते हैं वही काम करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। हमें ये तो मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक उसी के जैसे है, ये a है ये b है। इधर मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पर हम इसको तोड़ेंगे। इसमें a का मान हो गया x और b का मान हो गया 1, तो इसके हिसाब से इसको हम तोड़ेंगे। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab होगा। तो 2ab, दो के साथ इसका भी गुणा और इसका भी गुणा, तो 2x, एक में गुणा करेंगे तो वही रहेगा 2x। अब इधर का जब गुणा करेंगे तो 2x और -6, 2x इधर भी प्लस में है इधर भी प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर ये प्लस वाला उस साइड जाएगा माइनस, तो माइनस और प्लस आपस में घट के जीरो हो जाएंगे। तो डायरेक्ट मैंने काट दिया, इधर भी प्लस तो काट दिया। अब सबको एक तरफ करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो समीकरण होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो एक तरफ जीरो कर देंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया था कि अगर सबसे बड़ी घात अगर दो है तो ये होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात दो है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये द्विघात समीकरण है। अब ऐसे ही इस दूसरे प्रश्न को हम हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में इधर को तो हम तोड़ नहीं सकते, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर -2x। अब इधर दोनों का गुणा जब करेंगे तो -2 का गुणा 3 में होगा तो -6 हो गया, और माइनस का गुणा माइनस में हो गया तो प्लस हो गया। ये कितना हो गया? 2x। अब सबको एक ही तरफ लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर, ये -2x पहले से है, ये प्लस इस साइड आएगा, ये भी -2x हो जाएगा, ये -6 इधर आएगा तो ये +6 और बराबर जीरो। अब इसको और सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -2 और 2 दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस में रहेंगे तभी भी जुड़ेंगे, दोनों माइनस में रहेंगे तभी भी जुड़ेंगे। तो -2 -4x और +6 बराबर जीरो। यहाँ पे सबसे बड़ी घात दो दिख रहा है,
तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ ये द्विघात समीकरण होगा। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। इसमें है एक क्वेश्चन में x-2 और दूसरे क्वेश्चन में x+1 और इधर है x-1 और x+3। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इसका गुणा पहले हम इसमें करेंगे। गुणा करने के लिए आप पहले इसको उठाइए और दोनों में गुणा कर दीजिए। x का गुणा अगर पहले इसमें करेंगे तो x² होगा, फिर अब x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। अब x का तो हो चुका, अब 2 का गुणा करेंगे तो -2x और इसका इसमें होगा तो -2। ऐसे ही इस साइड भी करेंगे, x का x में होगा तो x², x का 3 में होगा तो +3x, -1 का x में होगा तो -x और -1 का 3 में होगा तो -3। अब हमें जितना सॉल्व करना था हमने कर दिया। अब आप देखेंगे कि x² इधर भी प्लस में है और इधर भी प्लस में है, तो ये कट गया। अब हमारा काम क्या है कि सबको एक तरफ कीजिए, और सबको एक तरफ करने के बाद भी हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा काम यह है कि हमें बताना था कि ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं, और इस क्वेश्चन में जो 2 घात वाला था वही कट गया, वही खत्म हो गया, तो बाकी और हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा द्विघात समीकरण। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी ऐसे ही गुणा करेंगे, x का गुणा इसमें करेंगे तो 2x², x का गुणा 1 में करेंगे तो +x, -3 का इसमें करेंगे तो -6x, -3 का 1 में करेंगे तो -3। ऐसे इधर भी x² + 5x। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला केवल हमें ध्यान देना है कि स्क्वायर वाला है या नहीं है। इधर 2 बार है, इधर 1 बार है, तो ये इधर आके घटेगा 2x² और +x पूरा लिख देते हैं, -6x -3, इन सबको भी इधर लेके आते हैं, -x² और -5x बराबर 0। यहाँ पे x² 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो घटेगा तो 1 बार बचा रहेगा। x यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो पहले दोनों अब माइनस वाले को जोड़ते हैं, -6 और -5, -11 हो गया, और -11 में से एक को निकाल देते हैं तो ये -10 बचा है, और यहाँ पे -3। तो यहाँ पे ये हमें स्क्वायर वाला मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हाँ ये होगा। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। इसमें भी वही काम करना है जैसे इसके पहले वाले सवाल में हमने किया था। इसमें फिर इसका गुणा पहले इसमें करते हैं, तो 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x की घात में 2 हो जाएगा। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो -2 3 6x, माइनस का x में करेंगे तो -x, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3। आगे करते हैं, x का x में होगा तो x², x का -1 में होगा तो -x, इसका इसमें होगा तो 5x और 5 का 1 में होगा तो -5। यहां तक हो गया। अब इसमें भी सबको एक तरफ लेके आते हैं। तो अब हमें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें करना क्या है। अगर x² घात 2 वाला अगर बच रहा है तो ये होगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं, एक लाइन करने की जरूरत नहीं मिलेगी। यहाँ पे 2 बार x² है, अगर यहाँ पे 1 बार है, ये इधर आके घट जाएगा तो एक को बचा रहेगा। अगर एक बच गया तो इसका मतलब हाँ ये होगा। आप चाहें तो इस पूरे को इधर करेंगे, घटाने के बाद भी वही आएगा, x² बचा रहेगा, तभी भी आंसर हो जाएगा। तो एक लाइन यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे इस साइड को तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। और यहाँ पे फार्मूला आपको दिख रहा होगा a-b का होल स्क्वायर। जैसे a + b का होल स्क्वायर होता था a² + b² + 2ab, ठीक वैसे ही a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b², इस बार -2ab हो जाएगा। तो ये a² यानी कि x² प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता कितना है 4, -2ab, 2 गुणे a गुणे b, तो 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x, फिर 2 का गुणा करेंगे तो 4x, तो ये हो जाएगा 4x।
अब इसको अगर गौर से हम देखें तो इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाला तो बचा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आइए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। इसमें a प्लस बी का होल क्यूब घात में 3 वाला फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता क्या है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, यही फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। इसको थोड़ा सा और हम तोड़ दें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर इसका अंदर गुणा करें तो a और a का गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस, अब इसका बीच में होगा तो b का b में गुणा होगा तो 3ab स्क्वायर। तो फार्मूला कुछ इस प्रकार का बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इस हिसाब से इस फार्मूले को तोड़ते हैं। तो पहले क्या है, a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3a स्क्वायर, फिर b, 3 में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे फिर 2 का, 3 दूनी 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 के साथ a यानी कि x लगा होगा, 3x प्लस b का स्क्वायर गुणा b का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, तो 3 पहले से था 4 और 4 3 12, तो 12x। ये तो हुआ इस साइड का, अभी इस साइड का बचा हुआ है। इधर का जब गुणा करेंगे तो 2x का गुणा अगर इसमें होगा तो 2x के घात में 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x, x 2 बार है घात में और यहाँ पे एक घात है तो 3 हो जाएगा। आगे इसमें गुणा करेंगे तो -2x। अब फिर से हमारा वही काम, सबसे पहले हम सबसे बड़ी घात को देखते हैं। सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 दिख रही है, 3 वाला अगर कट गया तब तो 2 वाले की तरफ देखेंगे, नहीं कटा तब तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा सबसे बड़ी घात क्या चाहिए, 2 चाहिए, तभी द्विघात समीकरण ये होगा। यहाँ पे यश की घात में 3 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, अगर ये इधर आके घटेगा भी तो 1 को यक्ष की घात में 3 बचा रहेगा, अगर 1 को बच गया तो ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे 3 से मतलब नहीं है, मुझे 2 वाले से मतलब है, तो ये नहीं होगा। आइए इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी इधर वाले को हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे ही लिख देते हैं, x घात में 3 प्लस 4x की घात में 2 और -x प्लस 1, और इधर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो पूरा वही रहेगा। इधर a प्लस बी का होल क्यूब था, इधर a माइनस बी का होल क्यूब था, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर इसके हिसाब से हम तोड़ते हैं तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस, क्योंकि इस फार्मूले में यहाँ पे यहाँ माइनस है तो इसमें माइनस हो जाएगा, b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8 होगा, है पूरा वही, यहाँ पे x प्लस 2 था, यहाँ पे x माइनस 2, तो इसका मतलब जो यहाँ पे आया है वही सब आएगा माइनस में आ जाएगा। -6x स्क्वायर है तो यहाँ प्लस 6x स्क्वायर था तो यहाँ -6x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे लास्ट में हमें देखना ये जो प्लस है यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्योंकि अगर इस फार्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे माइनस कर दें, चलो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख के ही बता देते हैं, नहीं तो इससे डायरेक्ट ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी, ये दोनों तो वही रहेंगे, इसका अंदर गुणा होगा तो ये -3a स्क्वायर भी होगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यही मैं बताना चाह रहा था कि ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस में ही रहेगा, ये 12x वाला। और इधर अच्छा, अब हमें फिर से वही काम करना है, अब देखना है सबसे बड़ी घात 3 है, 3 वाला यहाँ पे भी अकेला है, यहाँ पे भी अकेला है, तो ये तो कट गया। अब 2 वाले की तरफ ध्यान देना है, 2 वाला इधर -6 है और इधर -4 है, अगर -6 इधर आया +6 हुआ तो फिर भी 6 में से अगर 4 घटा देंगे तो फिर भी 2x के घात में 2 आ रहा है, अब x के घात में अगर 2 बच रहा है तो हाँ ये होगा। तो पहला प्रश्न का सभी पार्ट हमने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ये देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में ये कहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। कई सारे क्वेश्चन इसके दिए गए हैं, उन्हें हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, हमें सॉल्व नहीं करना है, बस हमें एक द्विघात समीकरण बना देना है, बस हमारा काम खत्म हो गया। तो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है वो दिखने लगेगा। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा वैसा हम करते चलेंगे और बड़े ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अधिकतर ऐसे ही प्रश्नों में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो स्टेटमेंट वाले हैं, कथन वाले बेस्ड क्वेश्चन ये सब हैं, इन्हीं में प्रॉब्लम होती है। और यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं और वो भी बड़े नंबरों में पूछते हैं। तो आपको इन सब क्वेश्चनों को बहुत आसानी से समझना है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम करते चलते हैं। दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि ऐसे प्रश्नों में जो छोटा मान होता है उसको हम मान लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई में छोटा चौड़ाई है, क्योंकि लंबाई तो उसको दोगुने से एक ज्यादा ही है, इसका मतलब छोटा क्या हो जाएगा, चौड़ाई होगा। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तो इसके हिसाब से लंबाई कितनी हो जाएगी। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई को उसने बताया हुआ है अच्छे से कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई तो x है तो चौड़ाई का दोगुना ही 2x हो जाएगा और उससे एक अधिक है, तो ये हो जाएगी लंबाई। अब हमें बताना है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो इसके लिए समीकरण क्या बनेगा। तो आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो फार्मूला हम कक्षा 3-4 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें मान रख देते हैं, क्षेत्रफल के स्थान पे दिया है 528, लंबाई के स्थान पे हम रखेंगे 2x प्लस 1 और गुणे चौड़ाई के स्थान पे रख देंगे x। अब इसको सॉल्व करते हैं। 528 बराबर x का जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो x का गुणा इसमें होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और 1 में होगा तो x हो गया। अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि हमें समीकरण लिखने के लिए एक तरफ तो जीरो करना है, बाकी सबको एक तरफ। तो ये अकेला इधर है, सबको इधर कर दें अगर, तो 2x स्क्वायर और प्लस x ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 528। इधर बराबर जीरो लिखें चाहे इधर बराबर जीरो लिखें, यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया द्विघात समीकरण। अब आप देखिए कि कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़े आसान से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट अगर करना चाहते हैं नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसके लिए समीकरण कैसे बनेगा। क्रमागत का मतलब क्रम से, जैसे 1 के बाद अगला क्रम 2 है, 5 के बाद अगला 6 है, 10 के बाद अगला 11 है, 50 के बाद अगला 51 है। तो ऐसे ही अगर हम मान लें कि पहला पूर्णांक x है, माना पहली संख्या या पहला पूर्णांक वही है, पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी,
इसमें कई बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं 2x। 2x नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर पहला 5 है तो अगला क्रम क्या हो जाएगा 6, पहला 10 है तो अगला क्या हो जाएगा 11। हम कर क्या रहे हैं, हम एक जोड़ रहे हैं, क्योंकि क्रमागत में एक जुड़ता है, अगली संख्या एक जोड़ने के बाद ही मिलती है। तो पहली संख्या अगर यक्स है तो दूसरा उसमें एक जोड़ने पे मिलेगा, x प्लस 1। तो दोनों संख्याएं हमने पा लिया। अब यहाँ पे बोला है कि दोनों का गुणनफल 306 है, तो दोनों का गुणा कर देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोल रहा है उसके हिसाब से, प्रश्न के अनुसार दोनों का गुणनफल x गुणे x प्लस 1 और बराबर 306। अब अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये बराबर 306। और समीकरण बनाने के लिए हमें सबको एक तरफ करना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पूरा इधर आएगा, माइनस में 306 हो जाएगा और बराबर 0। तो यही तो है हमारा आंसर। अब आप बताइए ये सवाल कितने ही आसान है और कितने आसान तरीके से हम इसको बता रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बस अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करते चलना है, बड़े आसान से इसका आंसर आता जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, इनकी आयु जो है वर्षों में है, उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, इसके लिए समीकरण क्या होगा। क्या क्या कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। तो अभी मैंने बताया था कि हमें छोटी संख्या को मानना है, जो छोटा मान हो, छोटी वैल्यू हो, उसको मानना है। रोहन और उसकी माँ में छोटा तो रोहन ही होगा, तो मान लो कि रोहन का जो उम्र है वो यक्स है। माना रोहन की आयु एक्स वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु, माँ 26 साल बड़ी है तो एक्स प्लस 26 बड़ा होता है तो जुड़ता है, एक्स प्लस 26 वर्ष ये होगी। क्वेश्चन में ये कहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात है, यानी कि 3 साल बाद। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कर रहा है, और वो भी 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद। जब कोई 3 साल बाद की बात करे तो इसका मतलब वो जुड़ता है। जैसे अगर आपकी उम्र अभी 10 साल है तो 3 साल बाद कितनी होगी, सब लोग कहेंगे 13 साल। क्या किया हमने, जोड़ दिया। जब बाद वाला पूछता है तो जुड़ता है और पहले वाला पूछता है तो घटता है। तो प्रश्नानुसार बोला है 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन कितना होगा, एक्स प्लस 3। अब साथ में करते चलते हैं, क्योंकि गुणनफल भी बोला है कि गुणनफल कितना हो जाएगा 360। तो रोहन का इतना हो गया, इसमें गुणा कर देंगे उसकी माँ का, माँ अभी तो x प्लस 26 है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 29 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये है 360 के, 360 के बराबर। बस इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब गुणा करेंगे x का गुणा x में तो एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 29 में तो 29x। अब 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 87 आ जाएगा और बराबर 360। सबको एक ही तरफ करेंगे समीकरण बनाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर 29 में 3 जोड़ देंगे तो 32x, 87 ये तो है ही, ये इधर आएगा 360, वो माइनस में हो जाएगा 360 और बराबर 0 बच गया। एक लाइन और बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब 360 माइनस में है और उसमें 87 घटा देना है, बड़े में से छोटा घटेगा तो यहाँ पे बड़े का चिन्ह लगेगा माइनस। 360 में से 87 अगर घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पे 2 बचा 273, ये बराबर 0। तो यही तो हो गया समीकरण। तो बहुत ही आसान तरीके से ये सब क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं, बस आपको केवल सही चीज मानना है और कैसे कैसे करना है जो क्वेश्चन में बोला है उसी के अकॉर्डिंग आप करते चलेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन में ये कहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगाती। तो रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर दूर जाना है। उसकी जो चाल है, जो भी चाल है, अगर मान लीजिए कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम हो जाए तो उसको वहां तक पहुंचने में, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो एक्चुअल समय है उससे 3 घंटा ज्यादा समय लगेगा। तो हमें ये बताना है कि रेलगाड़ी की चाल फिर क्या होगी। तो जो पूछ रहा है उसी को मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। हमें दूरी दिया है, दूरी कितना तय करना है, 480 किलोमीटर। आप एक फार्मूला जानते होंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये तो कक्षा 6 में ही पढ़ाया जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें चाल मालूम है, दूरी मालूम है, समय हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। अगर समय को इधर लेके जाए तो चाल इधर आ जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय इस हिसाब से समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो है एक 480 किलोमीटर और चाल है x, तो ये हो जाएगा समय। अब बोला है कि अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अगर अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तब नई चाल क्या हो जाएगी। नई चाल पहले तो यक्स था, अब अगर कम हो जाएगा तो यक्स माइनस 8, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जो मेन रेलगाड़ी की चाल हमने माना है यक्स, अगर उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो यक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से अब समय बराबर क्या हो जाएगा, अब इसके हिसाब से समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो 480 ही है और चाल कितना है, x माइनस 8। ये पहला कंडीशन तो वो है जब रेलगाड़ी की एक्चुअल जो चाल है उसके हिसाब से समय, और जब चाल में कुछ कमी आई है तब उसके हिसाब से समय। अब जैसा प्रश्न में बोल रहे हैं उसके हिसाब से कंडीशन लगा देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में ये कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी की चाल 8 घंटा कम हो तब वो 3 घंटे अधिक समय लगाएगी। सबसे पहले एक तरफ इस समय को हम लिख लेते हैं, एक तरफ इस समय को, क्योंकि समय ये भी है, समय ये भी है, तो दोनों को हम बराबर करते हैं। उसके बाद वो कंडीशन देखेंगे कि कौन ज्यादा समय ले रहा है, कौन कम समय ले रहा है। तो यहाँ पे एक तरफ लिख देंगे 480 बटे x और एक तरफ लिख देंगे 480 बटे x माइनस 8। अब आप देखिए कि अगर चाल x माइनस 8 कम है तो ये ज्यादा समय लेगी, ज्यादा समय ये वाला ले रहा है, तो बराबर करने के लिए हमें इसमें ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से ही, अगर आपके पास 10 रुपए हैं और मेरे पास 15 रुपए है, ज्यादा किसके पास है, मेरे पास। कितना ज्यादा है, 5 रुपए। तो मेरे पास ज्यादा है, लेकिन अगर हम जब बराबर करेंगे तो जो 5 मेरे पास ज्यादा था वो आप में ज्यादा कर दें तो बराबर आप हो जाएंगे। तो बस यही लॉजिक लगाना है कि ज्यादा समय ये ले रहा था, अगर हम इसमें ज्यादा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और बराबर हो जाएगा तो हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे यक्स वाला जो भी पोर्शन है सबको एक तरफ करते हैं, 480 और बटे x, इसको इधर लेके आएंगे तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा, 480 और बटे x माइनस 8, और ये प्लस उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। अब दोनों का लॉस लेते हैं, x और x माइनस 8 हो जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, बाकी इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 480 और x माइनस 8, और यहाँ पे माइनस में
इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, x का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 480 और x और बराबर -3। थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए दोनों में 480 दिख रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, 480। तो यहां से बच जाएगा x -8 और यहां से बच जाएगा माइनस में x, और इधर x अंदर गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर -8x और इधर बचा है -3। देखिए -x और +x कट गया, 3 का भी इधर भाग दे दें डायरेक्ट, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 से अगर कटे तो 16 3 48 यानी कि 160। इसका गुणा इधर कर दें और इसका गुणा अंदर कर दें, तो 160 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 160 का गुणा 8 में करेंगे तो 16 8 128, मतलब 128 में माइनस में और ये 0 लगा देंगे, और यहाँ पे ये -1 था और इधर गुणा हो जाएगा इस पूरे का, x स्क्वायर -8x, माइनस से भी माइनस कट गया, यहाँ पे बचा है x स्क्वायर -8x और यहाँ पे 1280, सबको एक तरफ कर देते हैं, x स्क्वायर -8x इधर पहले से है, ये 1280 इधर आएगा, ये माइनस में हो जाएगा 1280 और बराबर 0। तो बस यही है हमारा समीकरण इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप एक तरफ से करते जाएंगे तो बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, केवल इधर कैलकुलेशन है, बस जोड़ घटाना गुणा भाग। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए। तो आपकी ये पहली प्रश्नावली खत्म हो गई। अब इसके बाद हम दूसरी प्रश्नावली को किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।